हेलो माय डियर चियास, सब बढ़िया। मैं हूं आपका आसू भैया और आप सभी का स्वागत है हमारे एक्सलरेट एकेडमी A2 पर। तो बच्चों, हम लोगों ने पिछली क्लास में जीवों में जनन जो चैप्टर पढ़ रहे थे उसमें किसके बारे में जाना था कि जनन क्या है, जीवन अवधि क्या है, जनन कितने प्रकार का होता है। मैं जीवन अवधि के बारे में आप लोगों को बता रहा था। जीवन अवधि का विकास दो परिस्थितियों में हुआ था, एक प्रतिकूल परिस्थिति और एक अनुकूल परिस्थिति। और विभिन्न जीवों का हम लोगों ने क्या देखा था, जीवन अवधि देखा था। ये सब टॉपिक कंप्लीट हो गया था। उसके बाद हम लोग बात कर रहे थे कि इसका प्रजनन का, प्रजनन किसे कहते हैं। तो उसका परिभाषा में क्या बोला था कि यह एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है, जैविक क्रिया है, जिसमें एक जो जीव रहता है अपने ही जैसे नए संतति का क्या करता है, निर्माण करता है। ये नए संतति को उत्पन्न करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जनन। क्या बोलते हैं, जनन। उसके बाद बात कर रहे थे जनन कितने प्रकार का होगा। तो बताया था जनन दो प्रकार का होता है, एक लैंगिक जनन और एक अलैंगिक जनन। तो आज बात करेंगे हम लोग किसका, अलैंगिक जनन का। किसका, अलैंगिक जनन। तो कॉपी पुस्तक निकालो भाई, ठीक है, पेन निकाल लो, लिखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अलैंगिक जनन क्या है, ठीक है ना। अलैंगिक जनन किसे कहते हैं, अलैंगिक जनन, नाम में स्पष्ट है, अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में एक चीज याद रखना, ठीक है ना, जो तुम्हारा नया जो जीव बनेगा, ठीक है ना, वो युग्मकों के संयोजन के बिना बनेगा। युग्मकों का संयोजन, युग्मक किसे कहते हैं पता है ना, जिसके नर युग्मक होता है, एक मादा युग्मक होता है। नर युग्मक में जैसे स्पर्म लेते हैं, मादा युग्मक में किसको लेते हैं, ओवम को लेते हैं, ठीक ना। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि नर युग्मक और मादा युग्मक है वो दोनों आपस में मिलेंगे ही नहीं, बिना उनके संयोजन के ही क्या होता है, आपका एक नए जीव का विकास होता है। अच्छा, और क्या चीज है कि जो अलैंगिक जनन होता है उसमें केवल और केवल एक जनक भाग लेता है। उसमें केवल और केवल एक जनक ही क्या लेता है, भाग लेता है। निषेचन होता है क्या बोला हूं मैं, नहीं होता, ठीक है। तो परिभाषा कैसे दोगे, ठीक है, जब संतति की उत्पत्ति ठीक है, जब संतति की उत्पत्ति, ठीक है, जब क्या लिखोगे, लिखो 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 लिखो, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा युग्मक निर्माण, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा युग्मक निर्माण के भागीदारी के साथ, युग्मक निर्माण की भागीदारी के साथ, ठीक ना, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा युग्मक निर्माण की भागीदारी के साथ अथवा उसके अनुपस्थिति में हो, अथवा उसकी अनुपस्थिति में हो, तो उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन कहते हैं। समझ नहीं आया कुछ भी, ध्यान दो। क्या बोल रहा हूं कि जो बनने वाला संतति है उसका उत्पत्ति युग्मक निर्माण के द्वारा हो भी सकता है और नहीं भी। लेकिन भैया आप तो पहले बोले थे युग्मक का निर्माण नहीं होता, 99% चांस में युग्मक का निर्माण नहीं होता, 1% चांस है। युग्मक निर्माण वाला कहानी कहाँ चलता है, ड्रोन फ्लाई में। तो उसी नाम से एनसीईआरटी क्या बोला, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा युग्मक निर्माण के भागीदारी के साथ, युग्मक निर्माण कहाँ होगा भाई, ड्रोन फ्लाई, एक नर मधुमक्खी जी, एकल जनक द्वारा युग्मक निर्माण के भागीदारी के साथ हो। एक ही एकल जनक रहता है, उसके द्वारा आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसका साइकिल बताऊंगा कैसा, किस तरीके से मधुमक्खी का जीवन चक्र होता है, ठीक है। तो उसमें आप लोग जान डालोगे। तो क्या बोल रहा हूँ, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा युग्मक निर्माण के भागीदारी के साथ अथवा इसकी अनुपस्थिति में हो, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, अलैंगिक जनन कहते हैं। अच्छा, एक बात खास है, इसमें दो जनक नहीं है भाई, केवल और केवल कितने जनक है, एक जनक है। कितने जनक है, एक जनक है, ठीक है। तो क्या लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, अलैंगिक जनन के अंतर्गत नए जीवों की उत्पत्ति, ठीक है ना। अलैंगिक जनन के अंतर्गत, अलैंगिक जनन के अंतर्गत नए जीवों की उत्पत्ति युग्मकों के संयोजन को छोड़कर, युग्मकों के संयोजन को छोड़कर अन्य किसी भी तरीके से हो सकती है, अन्य किसी भी तरीके से हो सकती है। क्लियर है कि नहीं। यानी अलैंगिक जनन में कभी भी दोनों युग्मकों का
संयोजन होगा ही नहीं। यहाँ तक क्लियर है? समझ आया कि नहीं? लिखो चलो। हो गया? ठीक है। मतलब अलैंगिक जनन में क्या क्या चीजें शामिल है लिख सकते हो। यानी कि अलैंगिक जनन में क्या क्या चीज है देखो। तो पहला एकल जनक भाग लेगा, कोई दिक्कत नहीं भैया। हाँ, एकल जनक भाग लेता है, एकल जनक भाग लेगा। हाँ, दूसरा, ठीक है, युग्मक का निर्माण नहीं होता, युग्मक निर्माण नहीं होता। ठीक है, निषेचन नहीं होता, निषेचन भी नहीं होता। क्लियर है कि नहीं? निषेचन ही नहीं होगा तो भ्रूण वाला कहानी होगा क्या, बताना। ठीक है, एकल जनक भाग लेता है, युग्मक का निर्माण नहीं होता और न ही क्या होता है आपका निषेचन होता है। क्लियर है कि नहीं? केवल और केवल एक ही जनक क्या लेता है आपका भाग लेता है। ठीक है, इतना अच्छा आप लोग हैं। तो इसका और परिभाषा क्या दे सकते हो तुम लोग? ठीक है, तो क्या परिभाषा दे सकते हैं कि एक जनक के द्वारा ही, सिंगल पेरेंट के द्वारा ही, एक जनक के द्वारा ही, एक जनक के द्वारा ही बिना युग्मक के निर्माण, ठीक है ना, बिना युग्मक निर्माण तथा निषेचन के ही, बिना युग्मक निर्माण तथा निषेचन के ही नए संतति का उत्पन्न होना, नए संतति का उत्पन्न होना अलैंगिक जनन कहलाता है, अलैंगिक जनन कहलाता है। ठीक ना? यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? देख लो भाई कि केवल एक जनक है, एकल जनक द्वारा, ठीक ना, एकल जनक द्वारा, ठीक है ना, एक जनक के द्वारा ही बिना युग्मक निर्माण, युग्मक का निर्माण होगा नहीं, तथा बिना निषेचन के ही, तथा बिना निषेचन के ही, तथा बिना निषेचन के ही नए संतति का क्या होना, उत्पन्न होना, क्या कहलाता है, अलैंगिक जनन। लेकिन हाँ, युग्मक का निर्माण हो सकता है कि विशेष केस है कौन सा वाला, ड्रोन फ्लाई। इस कारण जब एनसीईआरटी परिभाषा बोलता है तो ऐसा बोलता है, युग्मक निर्माण की भागीदारी के साथ अथवा उसके अनुपस्थिति युग्मक का निर्माण हो भी सकता है और नहीं भी। क्लियर है कि नहीं? इसी कारण तो इसमें लिखा ना युग्मक का निर्माण नहीं होता। 99% केस तो ये होता है। ठीक है, 1% केस युग्मक का निर्माण हो सकता है। यहाँ तक समझ आया? आगे बढ़ जाऊं, एक एक लाइन क्लियर हो रहा है कि नहीं? अच्छा, अलैंगिक जनन होगा तो अलैंगिक जनन से क्या होगा, उत्पन्न होगा संतति। ठीक ना? तो एक और लिख सकते हैं, देखो ये अलैंगिक जनन हुआ, ध्यान से समझना, ठीक ना, ध्यान देना। तो अलैंगिक जनन से जो उत्पन्न संतति होगा, ठीक ना, अलैंगिक जनन से जो उत्पन्न संतति होगा वो आपस में मॉर्फोलॉजिकल, आकार की रूप से, ठीक ना, आकार के रूप से और आनुवांशिक रूप से, दोनों रूप से, ठीक है ना, क्या होते हैं, समान होते हैं। क्या होते हैं, समान। और दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लोन। क्लियर है कि नहीं? ये दोनों आपस में क्या है, क्लोन। तो क्या लिख सकते हो, अलैंगिक जनन से उत्पन्न जो संतति रहते हैं, ठीक ना, वो अनुवांशिक और आकार की रूप से क्या होते हैं, आपस में समान होते हैं। तो दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लोन। और क्लोन का जो प्रत्येक सदस्य रहता है, एक सिंगल को हम लोग बोलते हैं रेनेट। क्या बोलते हैं, रेनेट। तो लिख लेते हैं भाई, कहाँ पास लिखे, ऊपर का मिटा दूं क्या? चलो लिख लिए, हो गया आप लोग, मिटा रहा हूं भाई। ठीक है, एक मिनट ना, ठीक 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 है। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतति, अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतति, उत्पन्न संतति, अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतति अनुवांशिक व आकार के रूप से, आकार की रूप से समान होते हैं। इन्हें आपस में क्लोन कहा जाता है। इन्हें आपस में क्लोन कहा जाता है। क्लोन, क्लोन से नहीं होना, क्लोन कहा जाता है। तथा इसके प्रत्येक सदस्य को रेनेट कहते हैं। तथा इसके प्रत्येक सदस्य को रेनेट कहते हैं। क्लियर है? देख लेना, यहाँ तक समझ आया कि नहीं? क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं,
ठीक है, लिखो, चलो छापो। ठीक है, तो अब तक आप लोगों ने क्या क्या देख लिया भाई, अलैंगिक जनन किसे कहते हैं, उसका क्या विशेषता है, समझ रहे हो कि नहीं, यानी कि उसमें निषेचन नहीं होगा, युग्मक का निर्माण नहीं होगा, समझ आ रहा है कि नहीं, और केवल एक ही जनक भाग लेता है। ये 3 चीज़ें तो एमपी है, कभी भी परिभाषा लिखोगे तो लिखोगे, क्लियर है। उसके बाद मैं क्या बताया हूँ कि अलैंगिक जनन के फलस्वरूप जो उत्पन्न होगा संतति, वो आपस में क्या होंगे, समान होंगे आकार की और अनुवांशिक रूप से, आपस में भी अपने पेरेंट्स से भी, ठीक है ना, थोड़ा बहुत भी डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि एक ही जनक से उत्पन्न हो रहे हैं, ठीक है। और इसके साथ ही साथ मैं ये बोल रहा हूँ कि उन दोनों को आपस में बोलेंगे क्लोन, और प्रत्येक सदस्य का नाम रखेंगे क्या, रेनेट, क्या बोलेंगे, रेनेट। अब देखते हैं अलैंगिक जनन का विधि, क्या देखेंगे, अलैंगिक जनन का विधि, मिटा रहा हूँ भाई, ठीक है, बात करते हैं अलैंगिक जनन का विधि, भाई अलैंगिक जनन का विधि लिख लो, साइड हेडिंग डालो, अलैंगिक जनन की विधि, अलग अलग विधियाँ है, ठीक है, एक एक करके पढ़ेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा फोकस ये करना कि तुमको एग्जाम्पल याद होना चाहिए और मेन प्रोसेस क्या है उसके बारे में जानना है। अलैंगिक जनन की क्या होती है, विभिन्न विधियाँ होती है, और उसमें जो सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन रहता है वो होता है द्विविभाजन, बाइनरी फिजन। सबसे पहले होता है क्या, द्विविभाजन, इसको हम लोग बोलते हैं प्यार से बाइनरी फिजन, द्विविभाजन या बाइनरी फिजन, ठीक है ना। क्या होता है बाइनरी फिजन में, द्विविभाजन का यह सबसे सरल विधि रहता है। उसमें क्या होता है कि कोई भी जो जीव रहता है उसका जो शरीर रहता है किसी भी तल से 2 बराबर भागों में क्या हो जाता है, बट जाता है, क्लियर है कि नहीं, 2 बराबर भागों में क्या हो जाता है, विभाजित होता है, और प्रत्येक जो नया भाग है वो एक नए जीव की क्या कर देता है, उत्पत्ति कर देता है, क्लियर है कि नहीं, निम्न श्रेणी के जीवों में ही होगा, ठीक है। तो लिख लेते हैं भाई, यह अलैंगिक जनन की, अलैंगिक जनन की सबसे सरलतम विधि है, सरलतम विधि है। इस प्रकार के जनन में किसी भी जीव का शरीर, किसी जीव का शरीर किसी भी तल से 2 बराबर भागों में बट जाता है, वह प्रत्येक नया भाग, लिखते रहो साथ ही साथ, वह प्रत्येक नया भाग एक नए जीव का निर्माण करता है या उत्पत्ति करता है, क्लियर है कि प्रत्येक जो नया भाग रहेगा वो क्या करेगा, एक नए जीव का उत्पत्ति करेगा, क्लियर है कि नहीं, यहाँ तक समझ आया कि नहीं। अच्छा, कभी भी ये जब होगा द्विविभाजन होगा तो पहले केंद्रक का विभाजन होगा, पहले केंद्रक विभाजन होता है, तत्पश्चात किसका विभाजन होगा, कोशिका द्रव्य का, तत्पश्चात कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है, कोशिका द्रव्य का क्या होता है, विभाजन होता है, क्लियर है। पहले किसका विभाजन होगा, केंद्रक का, उसके बाद किसका विभाजन होगा, कोशिका द्रव्य का, क्लियर है कि नहीं। अलैंगिक जनन एकदम नॉर्मल है जी, कोई एक जीव है, उसका शरीर कोई भी तल से, सीधा काटो, ट्रांसवर्स काटो, अनियमित रूप से, रेगुलर शेप से, कहीं भी से काटो, 2 बराबर भागों में बटना चाहिए, 2 बराबर भागों में बट गया, प्रत्येक नया भाग क्या एक नया जीव का क्या कर देगा, उत्पत्ति कर देगा। और जब कटेगा तो उससे पहले क्या होगा, उसका केंद्रक विभाजन होगा, और पहले क्या होगा, कोशिका द्रव्य का विभाजन हो जाएगा, क्लियर है ना। तो कोशिका द्रव्य के विभाजन के तल के आधार पर हम लोग इसको फिर से हम लोग डिवाइड करते हैं, द्विविभाजन को क्या लिख सकते हो, कोशिका द्रव्य के तल के, लिखते हैं कोशिका द्रव्य के तल के विभाजन के आधार पर, तल के विभाजन के आधार पर इसे 3 प्रकार में बांटा जाता है, 3 प्रकार में बांटा जाता है। कितने प्रकार, 3 प्रकार में बांटा जाता है। सबसे पहला, ठीक है ना, सबसे पहला क्या होता है, अनियमित कोशिका द्विविभाजन, ठीक है, अनियमित
अनियमित, ठीक है ना, या सरल, इसे बोलते हैं सरल द्विविभाजन, द्विविभाजन, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा होता है आपका लंबवत, लंबवत द्विविभाजन, ये द्विविखंडन बोल देते हैं, लंबवत द्विविखंडन। और तीसरा आपका होता है क्या, अनुप्रस्थ द्विविखंडन, अनुप्रस्थ द्विविखंडन। तीनों में क्या अंतर है देखते हैं भाई, ठीक है। एक होता है अनियमित, दूसरा होता है लंबवत, और एक होता है क्या, अनुप्रस्थ द्विविखंडन। अनियमित में क्या होता है, सबसे पहले तो देखो अनियमित में क्या होता है। जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ किसका, अमीबा का, इसका बात कर रहा हूँ अमीबा का। कोई निश्चित आकार होता है क्या, नहीं, अनियमित आकार होता है भाई, ठीक है ना। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये जो अमीबा है उसमें किसी भी तल से मैं, ठीक है ना, अमीबा है उसमें किसी भी तल से उसके शरीर को मैं दो बराबर भागों में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। क्लियर है कि नहीं। इसमें दो द्विविभाजन है, ध्यान से समझना। इसमें जो द्विविभाजन है किसी भी तल से, कोशिका के किसी भी तल से हो रहा है, और जो जीव है दो बराबर भागों में क्या हो जा रहा है, बट जा रहा है। तो इस प्रकार का जो आपका अलैंगिक जनन होगा उसको बोलते हैं अनियमित द्विविभाजन। क्या बोलेंगे, अनियमित द्विविभाजन, ठीक है ना। अच्छा, ये अनुकूल परिस्थिति में ही होगा ना, और अमीबा के साथ अनुकूल, प्रतिकूल परिस्थिति का अलग केस चलता है, अनुकूल परिस्थिति में ही बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो इर्रेगुलर, ठीक है ना, बाइनरी फ्यूजन कब होता है, इर्रेगुलर बाइनरी फ्यूजन कब होता है, जब अमीबा कौन सी परिस्थिति में हो जी, अनुकूल परिस्थिति में हो, और जो जीव का शरीर रहेगा किसी भी तल से दो बराबर भागों में काट देंगे तो एक नए जीव का क्या कर देगा, वो निर्माण कर देगा, उत्पत्ति कर देगा। यहाँ तक समझ आया कि नहीं, आगे बढ़ जाऊँ। अच्छा, उसके बाद आता है आपका लंबवत द्विविभाजन। लंबवत द्विविभाजन किस में होता है, लंबवत द्विविभाजन का एक शर्त ये रहता है कि ये ऐसे जीव जिसमें क्या हो, फ्लैजिला उपस्थित हो, जिसमें क्या उपस्थित हो, फ्लैजिला, ऐसे जीवों में होता है, ठीक है ना। लंबवत द्विविभाजन में क्या होगा, जैसे कि इसका उदाहरण दे रहा हूँ मैं, युगलीना का उदाहरण देखो, युगलीना, ये थोड़ा सा इस टाइप का बना रहा हूँ मैं, ऐसा ऐसा है, ठीक ना। युगलीना में क्या होता है, ध्यान से समझने का कोशिश करना, थोड़ा सा ऐसे बना देते हैं, ऐसे इस टाइप का रहता है, ठीक है, ऐसा टाइप से रहता है वो, ठीक ना। युगलीना जो रहता है, युगलीना में क्या होगा, लंबवत द्विविभाजन होगा। मतलब ये जो तुम्हारा तल रहेगा, ठीक ना, जीव के शरीर का जो तल है, कोशिका द्रव्य का जो तल रहेगा, उसके लंबवत क्या होगा, विभाजन होगा। ये एक लंबवत हुआ, सीधा हुआ लंबवत, ठीक ना। तो दो बराबर भागों में क्या हो गया, इसका शरीर बट गया। क्लियर है कि नहीं। और प्रत्येक नए हिस्से एक नए जीव की क्या करेगा, उत्पत्ति करेगा। क्लियर है कि नहीं। तो युगलीना में पाया जाता है आपका लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन। क्या पाया जाता है, लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन। क्लियर है कि नहीं। फ्लैजिला जो धारण करता है ऐसे जीवों में अधिकतर होता है, ये फ्लैजिला है, ठीक है। और उसके बाद बात करते हैं अनुप्रस्थ द्विविभाजन। और बच्चा जानता है ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन किस में होता है, पैरामीशियम में होता है भैया। किस में होता है, पैरामीशियम में, ठीक है। पैरामीशियम में क्या होता होगा, ध्यान से समझो। तो जैसे पैरामीशियम का आकार कैसे रहता है, वही चप्पल वाला ना, कौन सा चप्पल, पैरागॉन का भैया, ये वाला, ऐसा वाला, याद आ रहा है, ठीक है। असल में इसमें ना पैरामीशियम में दो केंद्रक होता है, एक होता है आपका क्या बोलते हैं जी, गुरु केंद्रक, और एक होता है लघु केंद्रक। गुरु केंद्रक को हम लोग बोलते हैं मैक्रोन्यूक्लियस, और जो लघु केंद्रक होता है उसको बोलते हैं हम लोग माइक्रोन्यूक्लियस, ठीक ना। तो इसमें दो केंद्रक होते हैं, एक गुरु केंद्रक होता है, ध्यान समझना। वैसे उतना डिटेल नहीं पूछता, लेकिन तुम्हारे बुक में प्रबोध वाले, ठीक ना, उसमें थोड़ा बहुत दे दिया है, इस कारण थोड़ा सा डील कर देता हूँ। ये जो तुम्हारा पैरामीशियम होता है उसमें दो केंद्रक होता है, एक गुरु केंद्रक होता है और एक होता है लघु केंद्रक। गुरु केंद्रक में असूत्री विभाजन होगा, और जो लघु केंद्रक होगा उसमें समसूत्री विभाजन होगा। अर्धसूत्री विभाजन कभी भी अलैंगिक जनन में होता नहीं है, समझ रहे हो कि नहीं। अलैंगिक जनन में अर्धसूत्री विभाजन होता नहीं है। क्लियर है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो पैरामीशियम है उसमें दो केंद्रक होता है, ठीक है ना। एक होता है तुम्हारा लघु केंद्रक और एक होता है आपका दीर्घ केंद्रक। तो जो दीर्घ केंद्रक रहेगा या गुरु केंद्रक जिसको बोलते हैं, दीर्घ नहीं बोलना चाहिए, गुरु केंद्रक बोलना चाहिए। तो जो गुरु केंद्रक रहता है, ठीक है ना, उसमें होता है असूत्री विभाजन, असूत्री। और लघु केंद्रक में होता है आपका क्या, समसूत्री विभाजन। केंद्रक का जब विभाजन हो जाएगा तो एक ग्रू बनेगा, मेजर ग्रू बनता है, ऐसा इस टाइप से, है ना, ग्रू बनता है। फिर कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है और अंत में ये दो बराबर भागों में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। क्लियर है कि नहीं। बस आपको एग्जाम्पल याद रखना है।
जो सरल जो तुम्हारा द्विविभाजन है, बाइनरी फिजन है, वो मुख्यतः 3 प्रकार से होता है। सबसे पहले बात आते हैं, ठीक है ना, सबसे पहले अनियमित या सरल द्विविभाजन किसे कहते हैं, ठीक है, लिखा नहीं रहूँ, लिख लेना, बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो। अनियमित या सरल द्विविभाजन किसे कहते हैं, इसमें जो जीव का शरीर रहता है उसे किसी भी तल से काटे तो 2 बराबर भागों में बट जाता है। तो इस प्रकार का जो फिजन पाया जाता है उसे अनियमित या सरल द्विविभाजन कहते हैं। उदाहरण है अमीबा। अमीबा अनुकूल परिस्थिति में अनियमित या सरल द्विविभाजन प्रस्तुत करता है। क्लियर है। दूसरा लिखना है लंबवत द्विविभाजन। लंबवत द्विविभाजन कोशिका विभाजन की कोशिका विभाजन बोल रहा हूँ, अलैंगिक जनन की वह विधि है जिसमें जो जीव का शरीर रहता है उसे लंबवत काटने पर 2 बराबर भागों में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। उदाहरण किसका लिखना है, यूलिना एक साबिका धारण करने वाले जीवों में उपस्थित होता है। और लास्ट में लिखना अनुप्रस्थ द्विविभाजन, जब कोशिका द्रव्य के तल के अनुप्रस्थ, ठीक है ना, जीव का शरीर को 2 बराबर भागों में बांटा जाता है तो इस प्रकार का जो जनन रहता है उसको हम लोग बोलते हैं अनुप्रस्थ द्विविभाजन। क्लियर है कि नहीं, यहाँ तक समझ आया कि नहीं। पैरामीशियम के केस में याद रखना, पैरामीशियम जो रहता है उसमें 2 केंद्रक होता है, एक होता है लघु केंद्रक और एक होता है गुरु केंद्रक। ठीक है, लघु केंद्रक में समसूत्री विभाजन हो जाता है, गुरु केंद्रक में असूत्री विभाजन हो जाता है। क्या हो जाता है, असूत्री विभाजन। और केंद्रक का विभाजन होता है, मेजर ग्रुप बनता है। मेजर ग्रुप बनने के पश्चात कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा, कोशिका द्रव्य विभाजन होगा, ये 2 बराबर भागों में बट जाएगा। क्लियर है कि नहीं, हट जाता हूँ, देख लो, लिख लो। क्लियर है, याद रखना भाई, एग्जाम्पल ज़्यादा जरूरी है। क्लियर है कि नहीं। एक चीज़ याद रखना, अमीबा अनुकूल परिस्थिति में कर रहा है, प्रतिकूल परिस्थिति में नहीं। आगे बढ़ जाऊं, लिखो तो चलो, जल्दी जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी लिखो। ठीक है, लिख लिया, मैं इसको मिटाता हूं। तो हो गया द्विविभाजन, ठीक है, बाइनरी फिजन। और इसके कितने प्रकार पढ़ लिए, 3 प्रकार। अब हम लोग बात करते हैं दूसरा प्रकार अलैंगिक जनन का, ठीक है ना, बहुविखंडन, मल्टीपल फिजन। बहुविखंडन या मल्टीपल फिजन, क्या होता है बहुविखंडन या मल्टीपल फिजन, ठीक है, देखते हैं भाई। बहुविखंडन मल्टीपल फिजन, ठीक है ना। तो क्लियर कट पढ़ ली। बात करते हैं बहुविखंडन। जब कोई जो जीव है, ध्यान से सुना, कोई जीव है तो अनेक बार क्या करता है, वो लगातार विभाजन करते जाएगा। क्लियर है कि नहीं, अनेक बार क्या करेगा, विभाजन करेगा, जिसके फलस्वरूप बहुत सारा जब संतति का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। तो उसी को ही हम लोग बोलते हैं क्या, बहुविखंडन। नाम में ही है ना, बहु मतलब बहुत सारा विखंडन होता है कि बहुत सारा क्या कर रहा है, विखंडित हो रहा है। क्लियर है कि नहीं। तो परिभाषा कैसे लिखोगे, जब कोई जीव अनेक बार, जब कोई जीव अनेक बार विभाजन करता है, जब कोई जीव अनेक बार क्या करता है, विभाजन करता है, जिसके फलस्वरूप अनेक संतति उत्पन्न होती है, इसके फलस्वरूप अनेक संतति उत्पन्न होती है, तो उसे क्या कहते हैं, बहुविखंडन कहते हैं। तो उसे बहुविखंडन कहते हैं। क्लियर है कि नहीं, कि कोई जो जीव है वो बहुत बार बार क्या कर रहा है, विभाजन कर रहा है, उसके फलस्वरूप अनेक संख्या में क्या हो रहा है, तुम्हारा संतति उत्पन्न हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बहुविखंडन। और बहुविखंडन का सबसे बेस्ट एग्जांपल दिया जाता है प्लाज्मोडियम को, ठीक है ना। एग्जांपल में दिया जाता है किसको, प्लाज्मोडियम। वही प्लाज्मोडियम जिसका एक जो प्रजाति है, एक नहीं 4 प्रजाति है, जो मलेरिया उत्पन्न करता है, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या करता है, बहुविखंडन करता है जी, क्या करता है, बहुविखंडन। और बहुविखंडन द्वारा अनेक छोटी छोटी संततियों का क्या करता है, निर्माण करता है। देखो प्लाज्मोडियम जो रहता है, ठीक है ना, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिप्टोजोइक बोलते हैं, क्रिप्टोजोइक, ठीक है ना। प्लाज्मोडियम जिसका जो क्रिप्टोजोइक वाला भाग रहता है, जिसका क्रिप्टोजोइक भाग क्या करता है, बहुविखंडन करता है, और बहुविखंडन द्वारा क्या करता है, संतति उत्पन्न करता है, ठीक है ना, संतति उत्पन्न करता है, ठीक है। प्लाज्मोडियम क्या है जी, ठीक है, मलेरिया परजीवी है, मलेरिया का, ठीक है ना।
वाहक तो मच्छर होता है, मादा एनाफिलीज होता है, और मादा एनाफिलीज के जो तुम्हारा सलेवरी ग्लैंड रहता है ना, उसमें ये प्लाज्मोडियम पाया जाता है, अलग अलग रहता है, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, फेल्सीपेरम, ठीक है ना, प्लाज्मोडियम ओवेल, अलग अलग प्रकार का रहता है। क्लियर है? अच्छा, ये क्लियर है कि नहीं? एग्जाम्पल में याद रखना, कौन है? प्लाज्मोडियम। दूसरा अमीबा है। अरे भैया अमीबा तो आप अभी और बताए थे, अमीबा तो सरल या अनियमित द्विभाजन करता है बोले थे, लेकिन कौन सा परिस्थिति बोला था? अनुकूल परिस्थिति बोला था। बात कर रहा हूँ किसका मैं? प्रतिकूल परिस्थिति में। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि प्रतिकूल परिस्थिति में, प्रतिकूल परिस्थिति में अमीबा बहुविखंडन द्वारा जनन करता है, बहुविखंडन द्वारा जनन करता है। किसके द्वारा जनन करेगा? बहुविखंडन द्वारा। कैसे करते हैं देखते हैं, ठीक है। अमीबा का जीवन चक्र देख लेते हैं भाई, ठीक है। किसका? अमीबा का जीवन चक्र। इसको मिटा देता हूँ, लिख लिए होगी, ठीक है ना, लिख लिया करो साथ ही साथ, ठीक है। प्रतिकूल परिस्थिति में बोल रहे हैं ना, प्रतिकूल परिस्थिति में क्या करता है? अमीबा बहुविखंडन करता है। अनुकूल परिस्थिति में तो जान डाले, तो बराबर भागों में किसी भी तरह से कटता है, क्या हो जाता है? विभाजित हो जाता है। कोई दिक्कत जाता है क्या? नहीं। अमीबा का जीवन चक्र देखो थोड़ा सा, अमीबा का जीवन चक्र, ठीक है, ठीक है। क्या होता है ध्यान से समझना। एक जो अमीबा रहता है, ध्यान से समझना, अमीबा अनियमित आकार का रहता है, और अमीबा में ऐसा क्या निकला रहता है? ऐसा अनियमित रूप से पदार्थ निकला रहता है। क्या निकला रहता है? पदार्थ निकला रहता है, ऐसा। क्लियर है कि नहीं? कोई मान लो ये अमीबा है, ध्यान से समझना, ठीक है ना, ये अमीबा है, ठीक है ना। अमीबा में क्या निकला रहता है? ऐसा पदार्थ का उपयोग करता है वो किसमें? चलने में, गति करने में उपयोग करता है, ठीक है ना, पदार्थ है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि जब प्रतिकूल परिस्थिति आता है, कौन सी परिस्थिति आता है? प्रतिकूल परिस्थिति। प्रतिकूल परिस्थिति में क्या करता है? ये जो अमीबा रहता है, अपना जो पदार्थ रहता है उसको संकुचित कर लेता है। क्या कर लेता है? संकुचित कर लेता है। संकुचित कर लिया, गोलाकार आ गया, और उसके पश्चात, ठीक है ना, अपने चारों ओर सुरक्षात्मक परत का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? सुरक्षात्मक परत का। सबसे पहला क्या बोल रहा हूँ? अपना पदार्थ को क्या कर लिया? संकुचित कर लिया, ठीक ना, और अपने चारों ओर, ठीक है ना, अपने चारों ओर, ठीक ना, अपने चारों ओर क्या करता है? लेयर का निर्माण करता है। कितना लेयर? 3 लेयर, 3 लेयर, ठीक ना। अपने चारों ओर क्या करता है? लेयर का निर्माण करता है। कितना लेयर बोल रहा हूँ मैं? 3 लेयर, 3 लेयर का फॉर्मेशन करेगा, 3 लेयर का फॉर्मेशन करता है। ये जो लेयर बना रहा है ना, इसको हम लोग बोलते हैं पुटी भवन प्रक्रिया। क्या बोलते हैं? पुटी भवन, इंसिस्टमेंट, पुटी भवन की प्रक्रिया करता है। क्लियर है कि नहीं? अच्छा, इस अवस्था में आ गया, क्लियर है ना? यहाँ तक समझ आया है कि नहीं? पुटी भवन क्या होता है, ठीक है। कि जब देखो अमीबा है, अमीबा को लगा कि परिस्थिति अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है, मतलब उसको रहने में दिक्कत हो रहा है, उसको भोजन का समस्या है, उसको आवास का समस्या आ रहा है, वातावरण में बहुत प्रतिरोध है, समझ रहे हो कि नहीं? मतलब उसके लिए फेवरेबल कंडीशन उसके जीवन के लिए नहीं है। तो ऐसे परिस्थिति में क्या करता है? पहले अमीबा अपना पैर को, ठीक ना, अपने हाथ पैर को एकदम सिकुड़ लेगा जी, ठीक ना, यानी कि क्या हो जाएगा? वो अपना पदार्थ को संकुचित कर लेगा। संकुचित कर लिया, उसके बाद अपने चारों ओर सुरक्षात्मक परत बनाएगा, जिस प्रक्रिया को बोलते हैं क्या हम लोग? पुटी भवन। अब इसके पश्चात क्या होता है इसमें? जब अनुकूल परिस्थिति आता है, कौन सा परिस्थिति आता है? जब अनुकूल परिस्थिति आता है, अनुकूल परिस्थिति आता है। कौन सा परिस्थिति आएगा? अनुकूल परिस्थिति आएगा। तो ये जो तुम्हारा अमीबा है, ठीक ना, वो क्या करेगा? बहुविखंडन करता है, एक अमीबा से बहुत सारा ऐसा विखंडन होगा, ठीक ना, बहुविखंडन होगा। ये लेयर तो बना ही है अभी, ठीक है ना। कितना लेयर है? 1 2 3, ठीक ना, 3 लेयर है। यहाँ पास अब क्या होने लग जाएगा? बहुविखंडन होगा, बहुविखंडन होगा, बहुविखंडन, मल्टीपल फिजन होगा, ठीक ना। और बहुविखंडन हो जाएगा तो अनेक संख्या में क्या बन जाएगा? संतति उत्पन्न होगा। अत्यधिक संख्या में क्या उत्पन्न होगा? आपका संतति उत्पन्न होगा। और ये जो संतति रहेगा यहाँ से, ठीक ना, एक प्रक्रिया होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्पोरुलेशन, स्पोरुलेशन,
देखो यहाँ पास बहुत सारा क्या बन गया, स्पोर बन गया है, अमीबा का स्पोर बना है, ठीक है, अनेक छोटे छोटे क्या बन गया, बीजाणु बन गया। मैं क्या बोल रहा हूँ कि जैसे ही अनुकूल परिस्थिति आएगा यहाँ क्या होने लग जाएगा, अमीबा के अंदर बहुविखंडन होगा और किसका निर्माण होगा, स्पोर का। और एक प्रक्रिया होता है स्पोरुलेशन, इसके द्वारा क्या होगा, तुम्हारा जो ये अमीबा रहेगा ना, ठीक है ना, अमीबा, ठीक है ना, अमीबा कितना लेयर होता है, 3 लेयर। ये तो ये जो अमीबा रहेगा इसके अंदर से जो स्पोर है, स्पोरुलेशन प्रक्रिया के द्वारा यहाँ से क्या निकलने लग जाएंगे, बाहर निकलने लग जाएंगे। समझ रहे हो, स्पोरुलेशन प्रक्रिया द्वारा क्या हो जाएगा, ये जो स्पोर है इसके अंदर जो बने थे बहुविखंडन द्वारा क्या होने लग जाएंगे, बाहर निकलने लग जाएंगे। क्लियर है कि नहीं। अच्छा, ये जो नया नया स्पोर निकल रहा है इसको बोलेंगे स्यूडोपोडियोस्पोर, स्यूडोपोडियोस्पोर। और यही आगे विकसित होकर फिर से किसका निर्माण कर देंगे, अमीबा का। किसका निर्माण कर देंगे, अमीबा का। यहाँ तक समझ आया कि नहीं, क्लियर है ना। ठीक है, तो मैं बात कर रहा हूँ किसका, बहुविखंडन का। जब बहुत बार विभाजन हो जाएगा कोई कोशिका तो किसका निर्माण करता है, ये आपका बहुत सारे नए जीवों का। क्लियर है। और उदाहरण दे रहा था किसका, अमीबा। अमीबा के जीवन में जब प्रतिकूल परिस्थिति आएगा अपना पादाब संकुचित कर लेगा। ये इसका पादाब है जी, पादाब को क्या कर लिया, ये संकुचित कर लिया। संकुचित करने के बाद अपने चारों ओर 3 लेयर का फॉर्मेशन करेगा, उसको बोलते हैं पुटी भवन। और पुटी भवन हो गया तो अनुकूल परिस्थिति आया मान लो, तो इसमें क्या हो जाएगा, बहुविखंडन। बहुविखंडन के फलस्वरूप सूडोपोडियो स्पोर बनेंगे, स्पोर बनेंगे। ये स्पोर जो रहेगा स्पोरुलेशन प्रक्रिया द्वारा, कौन सी प्रक्रिया द्वारा, स्पोरुलेशन प्रक्रिया, जिसको हम लोग बोलते हैं बीजाणु जनन। बीजाणु जनन, इस प्रक्रिया द्वारा क्या हो जाएंगे, स्पोर बाहर हो जाएंगे। क्लियर है कि नहीं, स्पोर क्या हो जाएंगे बाहर। और ये प्रत्येक स्पोर रहेगा फिर से एक नए अमीबा का क्या कर देगा, निर्माण कर देगा। तो ये समझ आया कि नहीं, आया ना। चलो डायग्राम बनाओ, थ्योरी लिखते हैं फिर इसका। ठीक है, मेरे ख्याल से बना लिए होगे, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए। 1 2 3, चलो आगे बढ़ते हैं भाई। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं, थ्योरी लिखते हैं। कैसे लिखना है, ठीक है, जो पढ़े उसी को थ्योरी में लिखना है। ठीक, चलो कॉपी निकालो, लिखना शुरू करो। ठीक है, विषम परिस्थिति में अमीबा, विषम परिस्थिति में अमीबा, विषम परिस्थिति में अमीबा या प्रतिकूल परिस्थिति भी लिख सकते हो, अमीबा अपने पादाब को संकुचित, लिखो, विषम परिस्थिति या प्रतिकूल परिस्थिति में अमीबा अपने पादाब को संकुचित कर लेता है, संकुचित कर लेता है तथा अपने चारों ओर, तथा अपने चारों ओर एक त्रिस्तरीय आवरण, चारों ओर एक त्रिस्तरीय आवरण, आवरण जिसे शिष्ट कहते हैं, शिष्ट कहते हैं। ठीक ना, क्या बोल रहा हूँ, प्रतिकूल परिस्थिति में अमीबा अपने पादाब को संकुचित कर लेते हैं, हाँ करता है, तथा अपने चारों ओर एक त्रिस्तरीय आवरण जिसे शिष्ट कहते हैं, इसका स्त्रवण करता है, तथा इस प्रक्रिया को हम, तथा इस प्रक्रिया को हम पुटी भवन, पुटी भवन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंसिस्टमेंट, इंसिस्टमेंट कहते हैं, पुटी भवन या इंसिस्टमेंट कहते हैं। जब अनुकूल परिस्थिति, ठीक है ना, जब परिस्थिति अनुकूल हो जाती है, अनुकूल हो जाती है, अनुकूल हो जाती है तो अमीबा बहुविखंडन द्वारा, बहुविखंडन द्वारा, बहुविखंडन द्वारा स्यूडोपोडियोस्पोर का, स्यूडोपोडियोस्पोर, स्यूडोपोडियोस्पोर का निर्माण करती है, तथा ये स्पोर बीजाणु जनन प्रक्रिया द्वारा, जनन
प्रक्रिया, जिसको हम लोग प्यार से क्या बोल रहे हैं, स्पोरुलेशन। स्पोरुलेशन। जब परिस्थिति अनुकूल हो जाती है तो अमीबा बहुविखंडन द्वारा किसका निर्माण करता है, स्यूडोपोडिया स्पोर का। और ये जो स्पोर रहते हैं बीजाणु जनन प्रक्रिया द्वारा, ठीक है ना, तथा ये स्पोर बीजाणु जनन प्रक्रिया द्वारा, ठीक है ना, जनन प्रक्रिया द्वारा बाहर निकल जाते हैं। वह एक नए अमीबा का निर्माण करते हैं। ठीक है, सबसे पहले पदार्थ को संकुचित किया था, पदार्थ संकुचित किया, उसके बाद क्या किया है, चलो बताओ दूसरा स्टेप में क्या हुआ है, इंसिस्टमेंट हुआ, पुटी भवन हुआ, पुटी भवन के बाद क्या हुआ, बहुविखंडन हुआ है, क्या हुआ, बहुविखंडन हुआ, बहुविखंडन के बाद क्या हुआ, क्या हुआ जी, क्या हुआ, बीजाणु जनन, स्पोरुलेशन हुआ, बीजाणु जनन। तो ये चारों चीज़ याद रखना, ठीक है ना, कि जो अमीबा है उसके जीवन चक्र में ये क्या क्या परिस्थिति होता है। पदार्थ को पहले संकुचित करेगा, फिर इंसिस्टमेंट होगा, फिर बहुविखंडन होगा, और लास्ट में क्या हो जाएगा आपका बीजाणु जनन। तो उम्मीद है ये जो टॉपिक है लैंगिक जनन का, ठीक है, और मुख्यतः उसमें जो दो भाग, सबसे पहला क्या है बाइनरी फिजन, और दूसरा क्या बोल रहा हूँ मैं, बहुविखंडन, ये समझ आया होगा। अलैंगिक जनन का भी और आगे प्रकार है, एग्जाम्पल है, उसको पढ़ेंगे, कंटिन्यू करेंगे आगे के क्लास में। तो बच्चों यहीं तक, मिलते हैं कल।